नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आप सभी का आज के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में। आज मैं चर्चा करूंगा आपसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के विषय इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इतिहास एक ऐसा विषय है जिसका सिलेबस बहुत ही बड़ा होने के साथ ही साथ अपने आप में कई विषयों को भी ये समेटे हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास से निकले हुए प्रश्नों का प्रयोग पॉलिटिकल साइंस में, कई बार ऐसा होता है कि इतिहास के प्रश्नों का प्रयोग अर्थशास्त्र में भी किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इतिहास की महत्ता एवं इतिहास के अन्य विषयों के साथ जो रिलेशन है, जो उनके साथ इसकी महत्वपूर्ण अंतरताने के समान जुड़ी हुई जो इसकी गुत्थियां हैं, इसे ध्यान में रखते हुए हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आए उसमें विषयों के बीच आपसी ताने बाने को समझने में हमारी जो समझ है वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हो, ताकि परीक्षा में हमें किसी भी तरह की कोई समझ से संबंधित समस्या का सामना न करना पड़े और गलतियों की संभावना कम से कम हो। तो सबसे पहले मैं आपको इतिहास विषय के संबंध में बताना चाहूँगा। इतिहास को जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुल मिलाकर हम लोग तीन भागों में पढ़ते हैं, जिसे हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास एवं आधुनिक भारत का इतिहास भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग प्रागैतिहासिक काल से लेकर 1000 ईस्वी तक के काल को सम्मिलित करते हैं। इसमें शुरुआत हमारी प्रागैतिहासिक काल से होती है और इसमें हम यह देखते हैं कि कैसे मनुष्य जंगल में रहने वाले एक जीव से विकसित होता हुआ एक सभ्यता को जन्म देता है, एक सभ्यता का आरंभ करता है और आगे चलकर इस सभ्यता से वह किस प्रकार साम्राज्य की ओर अग्रसर होता है। साम्राज्य से फिर इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है और यही क्रियाकलाप एवं गतिविधियां समय के साथ विकसित होती चली जाती हैं और इसमें कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं। मनुष्यों एवं मनुष्यों के बीच आपस में एक दूसरे के प्रति जो प्रतिद्वंद्विता होती है, उसकी वजह से हमें कई युद्ध भी देखने को मिलते हैं। कई प्रकार के सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कई सकारात्मक तो कई नकारात्मक प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। ये सभी हिस्से हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम इन सभी को पढ़ते हैं तभी हमें यहाँ पर भारत में आक्रमणकारियों के रूप में कई बाह्य लोगों का आगमन दिखता है, जिसे हम आक्रमणकारी या आक्रांता भी कहते हैं। और इसी में हम देखते हैं कि भारत में सल्तनत काल की नींव भी पड़ती है। तो भारत का जो दूसरा हिस्सा है, भारतीय इतिहास का जो दूसरा हिस्सा है, इसे हम सामान्य तौर पर मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास सल्तनत काल से आरंभ होता है और इसकी समाप्ति सामान्य तौर पर 1757 अर्थात पलासी के युद्ध तक मानी जाती है। इस दौर में हम मुख्य रूप से दो अलग अलग भाग में पूरे मध्यकाल को पढ़ते हैं। पहला हिस्सा सल्तनत कालीन इतिहास कहलाता है, दूसरा हिस्सा मुगल कालीन इतिहास कहलाता है। सल्तनत कालीन इतिहास में हमें देखने को मिलता है किस प्रकार मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए आक्रमण के पश्चात भारत में एक नए साम्राज्य की नींव उसके बाद रखी जाती है और फिर यह क्रम आगे बढ़ता हुआ 5 अलग अलग वंशों से संचालित होता है, जिसमें हम गुलाम वंश, उसके बाद फिर हम खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद एवं लोदी, इनका काल देखते हैं। इसमें कई शक्तिशाली शासक, कई कमजोर शासक आते हैं जो भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को कई प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। इसी के दौरान हमें 1526 ईस्वी में मुगलों का प्रवेश भारतीय राजनीति में दिखाई देता है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि किस प्रकार बाबर एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में आता है। उसके बाद वह भारत में एक एक कर राज्यों को जीतता है और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के साथ ही साथ भारत के एक विशाल भूभाग पर मुगल वंश शासन भी करता है, जिसकी शुरुआत बाबर के द्वारा की जाती है और आगे चलकर यह
औरंगजेब के समय में अपने पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। औरंगजेब के बाद के जो शासक आते हैं वो अपने मुगल शासकों की तरह या पूर्व के मुगल शासकों की तरह अत्यधिक शक्तिशाली तो नहीं होते हैं, लेकिन ये साम्राज्य को संभालने की कोशिश जरूर करते हैं। अंततः यह कमजोर मुगल शासक साम्राज्य को संभालने की अपनी जद्दोजहद में क्रमशः कार्यरत रहते हैं और अंततः यह व्यवस्था कमजोर होती चली जाती है और इसका अंत हमें 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय के रंगून निष्कासन से दिखाई देता है और इस प्रकार मुगल काल जो है इसका समापन भी हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है वह 1757 तक मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद का जो समय है इसमें भारतीय राजनीति में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ चुका रहता है और चूंकि अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ चुका रहता है तो भारत में एक नए समय काल को ऐतिहासिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता महसूस की गई और इसी कारण से यह जो समय है इसे आधुनिक काल के रूप में जाना गया। तो भारत में जो तीसरा ऐतिहासिक काल है, तीसरा भाग है, इसे आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है। आधुनिक काल में मुख्य रूप से 1757 से लेकर 1950 तक का काल आता है और उसमें थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ हम उसे सम्मिलित रूप में कहें तो 2000 ईस्वी तक का काल भी आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसमें हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार 1757 में पलासी के युद्ध को जीतने के पश्चात अंग्रेज भारत में धीरे धीरे अपनी राजनीतिक एवं अन्य शक्तियों को बढ़ाते हैं और फिर समय के साथ उनकी यह राजनीतिक शक्तियां इतनी बढ़ जाती है कि वे भारत में व्यापारी के रूप में जो आए रहते हैं वो भारत के शासक बन जाते हैं और न केवल ये भारत पर शासन करते हैं बल्कि 1857 की क्रांति के पश्चात इनकी शक्ति और साथ ही साथ भारत से मिलने वाले अकूत संपदा से ये इतने ज़्यादा लाभान्वित हो जाते हैं कि इसका शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, जिसमें इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है उसकी अपनी निजी कमजोरियां और साथ ही साथ भारत में हुए विद्रोह का मिला जुला रूप हमें दिखाई देता है। और 1857 की क्रांति से यह जो पूरा का पूरा नियंत्रण है यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और भारत में वायसराय के पद का सृजन होता है और भारत को शासित करने के लिए कई प्रकार के नियम कानून समय समय पर लाए जाते हैं, जिन्हें हम 1773 से देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। आगे चलकर ये नियम चार्टर अधिनियम के रूप में दिखाई देते हैं और फिर उसके बाद समय के साथ साथ यह परिवर्तित भी होते चले जाते हैं और एक्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसमें हमें कई महत्वपूर्ण एक्ट भी पढ़ने के लिए मिलेंगे जिनका परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। इनमें 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और उसके साथ ही साथ 1935 का भारत शासन अधिनियम जैसे अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1935 के अधिनियम को तो यह कहा जाता है कि यह भारत के संविधान निर्माण में इसका असाधारण योगदान रहा है। इसी के साथ ही साथ हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में भी इस काल में पढ़ते हैं, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा, विभिन्न समुदायों के द्वारा एवं साथ ही साथ महिलाओं के द्वारा जो योगदान दिए गए, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो कुर्बानियां दी गई, इसके बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारियाँ मिलती हैं। और निश्चित रूप से ये न केवल हमें हमारे देश के प्रति जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं बल्कि यह हमारे देश प्रेम के संदर्भ में भी बताते हैं कि किस प्रकार लोगों ने अपने परिवार, अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित किया, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या फिर राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारक हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे व्यक्ति हों, स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति हों जिन्होंने भारत के एक बिल्कुल नए रूप को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया, महात्मा गांधी जैसे महानुभाव हों या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे वीर हों, इन सभी ने अपने अपने स्तर से विभिन्न रूपों में असाधारण योगदान किया जो शायद ही कोई अपने
दम पर कर सकता, लेकिन इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए। तो इन सभी के बारे में भी हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है यह आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने को मिलेंगी। इसके बाद हम 1947 के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया को भी पढ़ते हैं, जो भारतीय इतिहास का भी हिस्सा है। साथ ही साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया में यह पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, राजनीति शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी इसे हमें पढ़ना है। तो यह दो अलग अलग विषयों को यह जो हिस्सा है यह अपने में समेटे हुए है, तो इसकी महत्ता भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके बाद हम देखते हैं भारत में किस प्रकार भारत के उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया, इसने किस प्रकार भारत के उत्थान में, विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी के बारे में हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और आगे चलकर फिर भारत में एलपीजी, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इन सभी के द्वारा हमें भारतीय इतिहास एवं भारत के आर्थिक उन्नति को भी समझने में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो इन्हीं के साथ मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि ये कुछ बिंदु हैं जो मैंने बताने की कोशिश की इस छोटी सी वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जल्द मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए विवरण के साथ और किसी एक विषय पर विशेषज्ञता से संबंधित, किसी एक विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के चर्चा से संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।